नमस्कार। 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां G20 समिट को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। दूसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के आगे माथा टेका। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे चुनावी सरगर्मी की, जहां मध्य प्रदेश में सियासी जंग छिड़ चुकी है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर रीवा से है, जहां विधायक ने सांप को गले में डालकर बीन बजाई। क्या है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल तकनीकी आज की जरूरत है। इसके जरिए प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में पेंशनार्थियों को पेंशन और छात्रों को स्कॉलरशिप भी इसी माध्यम से दी जाती है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार काम कर रही है। विभिन्न आयामों में अत्याधुनिक तकनीकी और डिजिटल को अपनाकर प्रदेश की एक बड़ी आबादी को सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नया भारत, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और दुनिया को नई दिशा देने का काम में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी देश में बढ़ती जा रही है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग भी कर सकते हैं। खुद गूगल ने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपना लिया है। गूगल ने इसकी सराहना की। भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भी आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भारत की आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता माफ कीजिएगा लखनऊ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शाहिद, हम जानना चाहेंगे कि आज जो समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, डिजिटल तकनीकी को लेकर जो बातें कही हैं, वास्तव में आज पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। जी, और क्या कुछ कहा है उन्होंने? G20 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिसमें कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया पे जोर देते हुए कहा है कि 60 लाख किसानों को भी डिजिटल इंडिया का फायदा मिलेगा और डिजिटल इंडिया से पूरे देश और विदेश में व्यापार किया जा सकता है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही लोगों से जल्दी जुड़ा जा सकता है। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें कई विदेश की कंपनियां, जापान, कोरिया की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए MOU साइन किया है। आज G20 13 से 15 तक चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी अध्यक्षता की, इसका उद्घाटन किया है और कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनको उत्तर प्रदेश के, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे आगरा हो, कल्चरल कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। अगर लखनऊ में कोई इमामबाड़ा देखना चाहता है तो वो एक ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि इमामबाड़ा कब बना, कहाँ बना, कैसे जाएं, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, उसकी क्या मान्यताएं हैं। इस तरह से डिजिटल इंडिया को जोड़ने के लिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन पे दिन जोर दे रहे हैं और कई ऐसे एमओयू साइन हुए हैं जिससे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश भी आएगा। दिवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के डिजिटलीकरण की जहां तक बात है, डिजिटल इंडिया की जहां तक बात है, यह देश के विकास में, प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। कमलनाथ के बागेश्वर धाम सरकार के दौरे को बीजेपी चुनावी दौरा बता रही है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब कांग्रेस और कमलनाथ को बागेश्वर धाम दिखते हैं और हिंदू धर्म भी दिखता है। एक नेता बागेश्वर धाम जाते हैं, एक नेता उसका विरोध करते हैं। यह कांग्रेस का विश्वास हिंदू धर्म में नहीं है, वह सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं। इसी के साथ विकास यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में लगातार वार्ड में जाकर विकास कार्य की सौगात दी जा रही है। इसी के साथ सभी हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बागेश्वर धाम भी दिखते हैं, हिंदू भी दिखता है, हिंदू धर्म भी दिखता है। तो ये सब चुनावी यात्राएं हैं और एक नेता जाते हैं, एक नेता विरोध करते हैं। तो कांग्रेस का जो छद्म धर्मनिरपेक्ष, छद्म जो उनका ये सब दिखावा है या छद्म धर्मनिरपेक्षता है, ये उसका प्रमाण है। कांग्रेस का कोई विश्वास ना हिंदू धर्म में है, ना संस्कृति में है। कांग्रेस तो सिर्फ वोट कैसे मिले, सत्ता कैसे मिले और फिर कैसे लूटें, इसमें विश्वास। वार्डों में यात्रा जाती है, वार्ड की जनता यात्रा में सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जो योजनाओं के स्वीकृति पत्र हैं वो वितरित किए जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि चुनावी वर्ष चल रहा है। 2023 में विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और इसलिए बीजेपी कांग्रेस में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कमलनाथ ने बागेश्वर धाम की यात्रा की और इस दौरे को लेकर के बीजेपी ने तंज कसा है कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस को बागेश्वर धाम नजर आते हैं और वहीं एक तरफ एक नेता बागेश्वर धाम जाते हैं, दूसरी नेता इस पर विरोध जताते हैं। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि यह एक चुनावी रणनीति है, न कि हिंदू धर्म में विश्वास। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विवेक, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कमलनाथ के बागेश्वर धाम दौरे को लेकर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बागेश्वर धाम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। दरअसल अगर हम बात करें, आज नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी बयान आया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया। अगर हम नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक यात्रा बताया है। कमलनाथ के जो बागेश्वर धाम पहुंचे थे, इसको कहा है कि इनकी राजनीतिक यात्रा है। जब चुनाव आते हैं तभी उनको हिंदू और हिंदू देवता याद आते हैं और आज इसलिए वह बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका भी नगरीय प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने जिक्र, माफ कीजिएगा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिक्र किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर सवाल खड़े करते हैं बागेश्वर धाम पर और कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और वहां पर उनके आशीर्वाद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देवेंद्र जी, साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा था और कहा था कि वह पाखंड करते हैं और राजनीतिक यात्रा है, सिर्फ
राजनीति रोटी सेकने का काम कांग्रेस करती है और इसी को लेकर वह बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। तो अब देखना होगा देवेंद्र जी के जो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है उसमें जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और कितना, जिस तरीके से अगर हम बात करें हिंदुत्व की लेकर अगर हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई हनुमान भक्त हैं और इसीलिए भाई बागेश्वर धाम पहुंचे। उनका एक बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि भाई लगातार उनकी बात होती थी बागेश्वर महाराज से और एक बार उनकी आज व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई है और भाई हनुमान जी को मानते भी हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक हनुमान जी का बड़ा मंदिर भी बनवाया है और हनुमान भक्त होने के नाते ही आज भाई बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में अब राजनीतिक के जो बयानबाजी है वह तेज हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें डॉक्टर गोविंद सिंह के जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने बागेश्वर धाम को बताया पाखंड करार दिया था, जो उनका दरबार लगता है। इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष पर भी आरोप लगाए थे और सवाल खड़े किए थे कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष पाखंड बताते हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचते। तो अब देखना होगा कि साल के जो अंत में विधानसभा के चुनाव होना है उसमें कितना असर इन दोनों को पड़ता है। जी विवेक, एक बात और हम आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो राजनीति है कि वास्तव में एक तरफ कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और वहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं इसे पाखंड बताते हैं। तो वास्तव में क्या लगता है कि कांग्रेस में कुछ अंदरूनी उथल पुथल चल रही है किसी रणनीति को लेकर के? देखिए निश्चित रूप से देवेंद्र जी अगर हम बात करें तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वह बार बार देखने को मिलती है और सामने भी आती है। जिस तरीके से अगर बात करें, हम बात कर रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह के जो नेता प्रतिपक्ष है उनके बयान की के उन्होंने पाखंड बताया था और आज कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक ही पार्टी के दो नेता अलग अलग बयान देते हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उसको पाखंड बताते हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ वहां पहुंचते हैं। और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के आए हैं कि जिसमें अंदरूनी कलह साफ तौर पर देखने को मिली है। अगर हम अरुण यादव के बयान की बात करें या फिर जीतू पटवारी के बयान की बात करें या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की बात करें, ऐसे कई बयान सामने आए हैं कि जिस पर कमलनाथ पर भी सवाल खड़े किए गए। अगर हम बात करें अरुण यादव के बयान की तो उन्होंने कहा था कि जस्ट फॉर पीसीसी चीफ ओनली कमलनाथ, यानी कि जो भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया जा रहा था उस पर उन्होंने निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि पीसीसी चीफ है सिर्फ कमलनाथ और मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक दल की बैठक में तय किया जाता है, ना कि पहले से तय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ पर भी उनकी ही पार्टी के कई नेता सवाल खड़े कर चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पाखंड बताया था और कमलनाथ आज बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह भी हो सकती है कि एक नेता पाखंड बताता है और दूसरा उनके आशीर्वाद ग्रहण करने जाता है। तो इसकी पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी और जो सामने आ रही है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी तो उन्होंने भी कहा है कि राजनीतिक यात्रा उनकी ये है और सिर्फ कांग्रेस से वोट की राजनीति करती है और जब चुनाव आते हैं जब भी उनको हिंदू देवी देवता और हिंदू धर्म याद आता है, उसके पहले वह याद नहीं आता है। और इसके पहले चाहते तो कमलनाथ उनके दर्शन करने जा सकते थे, लेकिन अब चुनावी सीजन है, यानी कि कह सकते हैं कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में अब कमलनाथ वहां पर पहुंचे हैं। तो देखना होगा कि अब जनता अपना जो वोट है वह किसके पक्ष में देती है चुनाव होंगे। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विवेक सिंह। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और उसने कहा है कि उसके एक नेता बागेश्वर धाम जाते हैं और दूसरा उन्हें पाखंड बताते हैं, जो कि उनके अंदरूनी कलह को भी दर्शाता है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विवेक सिंह। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं छोटे दल भी अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। इस बीच भीम आर्मी ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर भीम आर्मी ने चुनावी शंखनाद किया। साथ ही दावा किया है कि आदिवासी संगठन जयस भी उनके साथ है। लेकिन जयस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हीरालाल अलावा ने इसका खंडन किया है। हीरालाल अलावा का कहना है कि भीम आर्मी के साथ आरक्षण के मुद्दे पर जयस के कुछ कार्यकर्ता गए थे। वे सिर्फ आरक्षण के समर्थन के मुद्दे पर बात हुई थी। जयस किसी भी पार्टी संगठन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर आदिवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी की ओर से डी लिस्टिंग का मामला उठाया जा रहा है, जबकि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। मध्य प्रदेश में भी 20 साल से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में धर्मांतरण के मामले
कहां से आए हैं? देखिए, ये जो भीम आर्मी चुनाव लड़ने का जो घोषणा किया है आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, अब उसमें जो कल मुद्दा था उसमें आरक्षण के समर्थन में कुछ लोग जरूर गए हैं जय से जुड़े हुए। वो पार्टी है, वो पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करी तो वो उनका एक अलग मुद्दा है, लेकिन एक आंदोलन था कल का जो कार्यक्रम था उसमें आरक्षण को समर्थन को लेके समर्थन देने के लिए, आरक्षण समर्थन करने के लिए देने के लिए गए थे लोग। तो इसमें चुनाव लड़ने वाली जयस का भीम आर्मी के साथ कोई ऐसा कोई अभी कोई गठबंधन नहीं है। तो सवाल यहां पर यह है कि भीम आर्मी ने एक जनसभा की है और उसमें ये ऐलान किया है कि जयस भी उनके साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन जयस के अध्यक्ष ने यह साफ साफ कहा है कि नहीं, हम किसी भी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। हम भीम आर्मी के साथ आरक्षण के मुद्दे पर उनके साथ गए थे, कुछ लोग हमारे साथ गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भीम आर्मी के साथ अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, इस बात का खंडन किया है, लेकिन यहां पर भीम आर्मी अब थोड़ा सा पीछे हटती दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर बिना बात किए, बिना क्लियर किए उन्होंने ये घोषणा की थी। हालांकि उसके इस विश्वसनीयता पर कुछ न कुछ अब शक लोगों को जरूर हो रहा है कि भीम आर्मी किस तरह की बातें कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, जिस तरह से भीम आर्मी ने जनसभा की और इसमें ऐलान किया कि जयस भी हमारे साथ है, लेकिन जयस के अध्यक्ष ने साफ साफ इसका खंडन करते हुए कहा कि हम आरक्षण के मुद्दे पर उनके साथ गए थे, हमारे कुछ लोग गए थे, न कि किसी भी चुनाव में हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने साफ कर दिया है। क्या है पूरा मामला? जिस तरह से करणी सेना ने आकर राजधानी भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण सहित 13 बिंदुओं सरकार से मांग की और कुछ बिंदुओं पर सरकार ने सहमति भी दी, लेकिन आरक्षण पर सहमति नहीं बनी और ये मामला जो समिति बनी उसमें चला गया। और दूसरी ओर देखा गया कि राजधानी भोपाल के बेतसरा में भीम आर्मी ने आरक्षण का समर्थन करने के लिए एक जन आंदोलन किया कि आरक्षण नहीं हटना चाहिए और जिस तरह से एसटी, एससी, दलित, ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है वही आरक्षण मिलना चाहिए। और इस बात को जयस के भी कार्यकर्ता भीम आर्मी के साथ और भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसके साथ प्रदेश की सियासत गर्म हुई और जो जयस के प्रदेश अध्यक्ष संगठन के हीरालाल अलावा विधायक भी हैं, उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो किसी भी संगठन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही भीम आर्मी के साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो आरक्षण के मामले में उनका समर्थन दिया था, न कि चुनाव लड़ने के मामले में वह सीधे तौर से चुनाव नहीं लड़ेंगे भीम आर्मी के साथ। जी कृष्णा, चूंकि ये तो खंडन हो चुका है, लेकिन जयस और भीम आर्मी अगर चुनाव लड़ती तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाती? देखिए, टक्कर तो नहीं होता, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दलित और जो पिछड़ा वर्ग है या दलित है, आदिवासी है, जनजाति के समूह के लोग हैं, उनको जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक मानती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी जो अभी आवास योजना चला रही है, अन्य योजनाएं चल रही है, कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों को और दलितों को अपना वोट बैंक मानती है। तो इन दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान जरूर होता है कि दोनों पार्टियां, दोनों संगठन चुनाव लड़ती है। नहीं कृष्णा, अगर जो नुकसान दोनों पार्टियों को होता तो लगभग खतरा नहीं था, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि जयस और भीम आर्मी अगर एक साथ चुनाव लड़ती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, सबसे ज्यादा इस समय जो नुकसान है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता, क्योंकि आपने 2018 में भी देखा था कि भीम आर्मी के विरोध का खामियाजा
बीजेपी को भुगतना पड़ा था। और इस बार यदि जो दलित जैस है वो भी साथ में आ जाते तो निश्चित तौर से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी योजनाएं हैं आदिवासियों को लेकर, जंगल जमीन और पट्टे देने की मुहिम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जिस तरह से वोट बैंक मिलता है, वोट बैंक हासिल करती है बीजेपी, उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता था। जी कृष्णा, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि जयस का जनजातीय समूह में कितनी पैठ है? अगर जो चुनाव लड़ती है किसी के साथ मिल करके, तो वो कितना प्रभावित कर सकती है चुनाव? देखिए चुनावी मुद्दे एक अलग होते हैं, संगठन का काम एक अलग होता है। चुनावी मुद्दे में जो बीजेपी और कांग्रेस तो होती है वो अपने अलग मुद्दे एजेंडे में काम करती है, और जैस संगठन आदिवासियों का संगठन तो है, लेकिन कई संगठन ऐसे बन जाते हैं जब चुनाव आते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि चुनाव में वो किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं पिछली बार भी जैस से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला था, इधर अलावा कोई जीत दर्ज मिली थी। अब इस बार जैस भी दावा कर रही है कि वो जो 45 आदिवासी बहुल सीटें हैं उनमें अपने जो प्रत्याशी है उतारेगी, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में उनको कितना फायदा होता है या किसी पार्टी के साथ वो गठबंधन करके चुनाव करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीम आर्मी की घोषणा के बाद जयस का खंडन आया है कि वह भीम आर्मी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में भाजपा 5 फरवरी से विकास यात्रा निकाल रही है, जो कि 25 फरवरी तक चलेगी, जिसके चलते रीवा में भी विकास यात्रा निकाली गई। लेकिन यहां यात्रा के दौरान एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल त्योथर से बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी कुछ समय के लिए सपेरे बन गए। यात्रा के दौरान विधायक ने अपने गले में सांप डाला और बीन बजाने लगे। विकास यात्रा के मंच पर विधायक का ये अंदाज देख सामने बैठी भीड़ ने खूब तालियां बजाईं। जब यात्रा रीवा के पटहट में पहुंची तो वहां एक सपेरा भी पहुंचा हुआ था, जो खुद भी भाजपा कार्यकर्ता है। उसका कहना है कि उसे जो कुछ भी मिला है शिवराज सिंह चौहान के कारण संभव हुआ है। सालों से बीन बजाकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन अब हमें बीन बजाने की जरूरत नहीं। तो विधायक जी ने बीन बजाया। विकास यात्रा के दौरान विधायक जी ने बीन बजाया। पता नहीं सांप को नचाना चाहते हैं या जनता को, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इनके बीन का असर क्या होता है। फिलहाल बीन बजाते देख वहां पर जो जनता थी उन्होंने खूब तालियां बजाई, लेकिन ये तालियां वोटों में कैसे तब्दील होंगी ये देखने वाली बात होगी। नेताओं द्वारा बीन बजाया जा रहा है। वास्तव में 2023 विधानसभा चुनाव आ रहा है और विकास यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। नेता बीन बजा रहे हैं। शायद जनता को वो सांप समझ रहे हैं और अपनी बीन बजाकर उसको नचाने की कवायद भी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि उनके बीन पर जनता नाचती है या खुद अपने बीन बजाकर जनता नेताओं को नचाती है। यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है और ये पार्टियां भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करेंगी और उसी के लिए ये बीन बजाया भी जा रहा है। गले में विधायक जी ने सांप लपेट रखा है और बीन बजा रहे हैं। सांप को शायद नचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो विकास यात्रा की बीन है इस पर जनता को नचाना चाहते हैं। क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह बीन बजाना जारी रहेगा, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा नेताओं की बीन बजती रहेगी
और जनता को नचाने की कवायद ऐसी होती ही रहेगी। लेकिन जनता को देखना यह होगा कि वो खुद नाचती है या नेताओं को अपने बीन पर नचाती है। सवाल यहां पर यह है कि ऐसे अगर जो बीन बजता सुनाई दे तो आप भी थोड़ा मजा ले लीजिएगा और विधायक जी जैसे नेताओं को थोड़ी सी तालियां जरूर बजा दीजिएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि विकास यात्रा में विकास कितना हुआ, कैसे हुआ और जो छूटा उनको योजनाओं से कितना जोड़ा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश, हम जानना चाहेंगे कि नेताजी बीन बजा रहे हैं, किसे नचाना चाहते हैं? जी, अब नेताजी तो लंबे समय से बीन बजा रहे हैं। नेताजी का बीन बजाने का जो सिलसिला चल रहा है वो निरंतर चल रहा है 5 सालों से। अब तो चुनाव का समय आ गया है तो नेताजी अभी भी बीन ही बजा रहे हैं। नेताजी बीन बजा रहे हैं, जनता को दिखावा कर रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए। सर जी, जनता को दिखाने के लिए दिखावा किया जा रहा है, लेकिन विकास यात्रा में ये बीन बजाई जा रही है। विकास यात्रा में विकास के कितने दावे गढ़े जा रहे हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकाली जा रही है तो विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो है जगह जगह जाके अपना वो जरूर गिना रहे हैं, लेकिन इनका विकास जो है वो खुले में ही दिख रहा है कि इनने कितना विकास क्षेत्र के लिए किया है। जी, विधायक जी बीन बजा रहे हैं, क्या ये सांप को नचाना चाहते हैं? जनता को सांप समझते हैं या जनता को नचाना चाहते हैं? बिल्कुल इससे यही साबित होता है कि नेताजी जो है जनता को सांप समझ रहे हैं और बीन बजा रहे हैं, जनता को सिर्फ नचाना चाह रहे हैं। जी राजेश, सवाल यहाँ पर यह है कि जनता बीन पे नाचेगी या फन उठाकर डसने का प्रयास करेगी? जी सर, इस बार जो माहौल बन रहा है तो इस बार बिल्कुल ऐसा ही माहौल बन रहा है। नेताजी कितनी भी बीन बजाएं पर जनता इस बार नाचेगी नहीं, जनता इस बार डसने के प्रयास में ही। तो जनता इस बार डसने के प्रयास में है। राकेश शुक्ल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेताजी बीन बजा रहे हैं विकास यात्रा के दौरान और गले में सांप लपेट रहे हैं। शायद जनता को नाग समझ रहे हैं और अपनी बीन पर नचाना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता नाग बनकर डसने की फिराक में है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।